जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर की। आज हम सभी कक्षा 9 वालों के लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं और हम इसका हल भी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न कहता है, प्रश्न 1, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। देखिए, हम इसे शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात बता देते हैं कि अगर आप लोग इसे पूरा देखते हैं तो ये 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अगर आप लोग इसे पूरा देखते हैं तो फिर एग्ज़ाम में तो इसमें से ज़रूर आएगा। तो इसलिए आप लोग इसे पूरा देखिए और देखने के बाद याद भी कीजिए, ना कि केवल देखकर भूल जाएं। और हम इसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। इसमें से भारतेंदु युग के लेखक कौन नहीं है? तो इसमें से भारतेंदु युग के लेखक प्रेमचंद नहीं है। कौन नहीं है? प्रेमचंद। इसका आंसर क्या है? प्रेमचंद। फिर दूसरा है, भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 तक ईस्वी है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 क्या कहता है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। हमारे चौथा प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हम आपको एक बात और बता देते हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी गद्य साहित्य के जनक हैं। तो आप लोग इन्हें मत भूलिएगा, यही है हिंदी साहित्य के जनक। अगला है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। तो भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला है हमारा, देखिए हम केवल इसे जल्दी जल्दी करवाते जाएंगे क्योंकि 50 बताना है, 50 जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला है 7वां, प्रताप पेयूष निबंध नवनीत प्रताप समीक्षा किस विधा की रचना है? देखिए, ये निबंध विधा की रचना है और हम इसको याद करने की ट्रिक बता दें। यहाँ पर देख रखिए, प्रताप पेयूष, इसमें प्रताप आया, प्रताप समीक्षा इसमें प्रताप आया, तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां क्या है? ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। फिर बात प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित किस विधा में लिखा गया निबंध है? तो बात हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। इसके बाद गद्य का मुख्य उद्देश्य विचारों एवं भावों क्या है? विचार एवं भावों सरल भाषा में अभिव्यक्त है। किस भाषा में? सरल भाषा में। इसमें देखिए अलंकृत शैली तो होती नहीं, क्योंकि गद्य में अलंकार का प्रयोग होता है? नहीं होता। लय क्या इसमें लय होती है? नहीं होती है। तो इसलिए सरल भाषा ही इसका सही है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तो याद ही रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इसमें से 50 से 50 में से 50 आपके एग्जाम में आ चुका है। इतना ख्याल कीजिए, ये इतना महत्वपूर्ण है। फिर अगला है द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो द्विवेदी युग के लेखक हैं स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। फिर द्विवेदी युग की विशेषता है कि गद्य के परिष्कार एवं परिमार्जन का कार्य किया गया था इस द्विवेदी युग में। हमारा 15वां आदिकाल की अवधि और 16वां भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? हमने 15 और 16 आपके लिए छोड़ा है और आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा अगर जानते हैं तो। फिर 16वां है, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंदबरदाई हैं। रासो ग्रंथ की भाषा है। तो रासो ग्रंथ की भाषा पिंगल भाषा है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। 21 नंबर क्या कहता है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। साहित्य लहरी एवं सूर सारावली के रचयिता हैं सूरदास जी। सूरदास को हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है, समझे आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है? तो जो कबीरदास हैं यही कृष्ण भक्ति धारा के नहीं हैं। मीराबाई किस भाषा की कवित्री हैं? तो मीराबाई ब्रज भाषा की कवित्री हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? मीराबाई भक्ति काल की कवित्री हैं। मीराबाई का जन्म स्थान है, मीराबाई का जन्म स्थान जोधपुर है। हम केवल जल्दी जल्दी बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस खाली आप लोग इसे पढ़िए और समझिए, लेकिन याद तो ज़रूर कर लेना। बसो मेरे नैना ने में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की है।
नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। 30 मीरा के काव्य का प्रमुख स्वर है, तो यही है कृष्ण भक्ति। 31 कबीर की भाषा क्या है? कबीर की भाषा है पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किस कवि के बारे में कथन है? ये कबीर दास के बारे में कहा गया है। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। मगहर क्यों प्रसिद्ध है? तो मगहर कबीर का निवास स्थल, यानी कि जब कबीर अपने बुढ़ापे में चले गए थे वहीं पर मगहर में, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हुई, तो इसलिए उसे निवास स्थल भी कहा जाता है, इसलिए मगहर प्रसिद्ध है। किस कवि का संबंध रीतिकाल से नहीं है? सॉरी, किस कवि का संबंध भक्ति काल से नहीं है? तो यही बिहारी लाल का संबंध भक्ति काल से नहीं है। प्रश्न नंबर 36 कबीर का जन्म स्थान है? कबीर का जन्म स्थान है काशी। कबीर ने इस शरीर की तुलना किससे की है? कबीर ने इस शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से की है। रहीम किस काल के कवि हैं? तो रहीम भक्ति काल के कवि हैं। देखिए हमारा 38 प्रश्न हो चुका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी में 12 और करना है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रहीम का जन्म स्थान है? रहीम का जन्म स्थान है लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। रहीम किस भाषा से संबंध रखते थे? रहीम अवधी भाषा से संबंध रखते थे। रहीम ब्रज भाषा से भी संबंध रखते थे, लेकिन अवधी भाषा में ज़्यादा रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें हम अवधी भाषा मानेंगे। रास पंचाध्यायी की रचनाकार रहीम दास। हमारा 42 नंबर प्रश्न नंबर 42 क्या है? रहीम का कौन सा ग्रंथ नीति के दोहे का संकलन है? तो रहीम सतसई। रास पंचाध्यायी का आधार स्तंभ है श्रीमद् भागवत पुराण। बैरम खान किसका संरक्षक था? ये अकबर का था। बस होने वाला है 50। आपको 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न याद करना है, जो इसी 50 में से आपको आएगा। जीता ज्यों जीवन में उदास, जीता ज्यों जीवन से उदास में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें जा वर्ड की पुनरावृत्ति है, तो इसमें अनुप्रास। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। इसका है चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि जब किसी भी वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास। देखिए इसमें जा की पुनरावृत्ति हो रही थी, जा, और इसमें चा की, तो हो गया अनुप्रास। प्रश्न नंबर 47 मृत्यलोक मालिन्य भेंटने स्वामी संग जो आई है में कौन सा अलंकार है? इसे आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला है 48 नंबर खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा में कौन सा अलंकार है? इसमें है यमक अलंकार। क्यों? इसकी परिभाषा है कि जब किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर एक है खगकुल, यहाँ तक जो खगकुल है यह पक्षियों के समूह से। फिर एक है कुल सा बोल रहा, तो इसमें कुल सा बोलने से मतलब है कि वो कुल बोल रहा है। नहीं समझे? देखिए फिर से बताते हैं। यहाँ जो खगकुल है, ये खगकुल का अर्थ है पक्षियों का समूह। फिर कुल सा बोल रहा, यही देखिए अलग अलग हो रहा है, तो इसीलिए इसमें यमक अलंकार है। जब वर्ड की पुनरावृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो प्रश्न नंबर 49 ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार। जब चून, देखिए जब किसी भी शब्द का दो अर्थ होता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ मन चून शब्द का दो अर्थ है। अब ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या बताएं, ये तो हर साल ही पूछा जाता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। हमने आपको इतना सा महत्वपूर्ण प्रश्न बताया, आप लोग इसे याद कर लीजिए। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।